नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सामान्य विज्ञान के तहत हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में हमारा जो चैप्टर है वो है कोशिका। तो यहाँ पर प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ। उसके बाद हम आज कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के प्रकार के बारे में जानेंगे और कौन कौन सी अवस्थाएं कोशिका विभाजन की होती है, इन सभी की डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं। तो कल की क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसको मैं सबसे पहले रिकॉल करा देता हूँ। चलो, तो प्रीवियस क्लास में हमने कोशिका के बारे में कुछ सिंपल स्टेटमेंट देखे थे। जैसे लवक के बारे में देख लिया था। लवक 3 प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा हमने रसदानियों के बारे में और उनके कार्य देख लिए थे। तारकाय के बारे में और उसके कार्य देख लिए थे। केंद्रक के बारे में कल हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी, जिसमें कुछ सामान्य स्टेटमेंट जो कई भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं केंद्रक के बारे में, और केंद्रक से संबंधित प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप बड़े ध्यान से देखना। इसके अलावा केंद्रिका की यदि हम तो केंद्रिका के बारे में भी कल हमने पढ़ लिया था। गोलाकार संरचनाएं होती है ये। और लास्ट जो हमारा टॉपिक था कल वाला वो था गुणसूत्र। गुणसूत्र के बारे में कल हमने डिटेल में देखा था। गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और कल हमने एक अंतिम स्टेटमेंट देखा था, प्रत्येक क्रोमेटिमाटा को क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कल की क्लास में देख ली थी और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? तो दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट, क्रोमेटिड हमेशा किस प्रोटीन से बनता है? तो हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। गुणसूत्र का जो शीर्ष भाग होता है वो टीलोमियर से बना होता है। ये बात आप याद रखना। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। तो विर्चो ने कोशिका विभाजन की क्या परिभाषा दी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विर्चो ने बोला कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, और ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था 1855 ईस्वी में। एक और स्टेटमेंट कोशिका विभाजन से संबंधित है, इसको भी हम समझ लेते हैं। कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य एक कोशिका से अनेक नई संतति कोशिकाओं को जन्म देना है। तो ये कोशिका विभाजन से संबंधित स्टेटमेंट है, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में। तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, आप याद रखिएगा। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा आज का जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपने सजेशन इंक्लूड कर सकते हैं। और इस साइंस की एक टेस्ट सीरीज़ भी है जो मैं बहुत ही जल्द शुरू करने वाला हूँ। इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, तो मेक श्योर उनको फॉलो कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में हमेशा अपडेट रहता हूँ और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है मैं वहीं पर पब्लिश करता हूँ। तो आप उन दोनों को फॉलो कर लेना, आपको इस चैनल के अबाउट में सारे लिंक्स मिल जाएगी। चलिए, अब हम बात करते हैं असूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। केंद्रक लंबे आकार का हो जाता है, ठीक है, 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई समान संतति बनाता है। कौन बनाता है भैया? केंद्रक बनाता है। किस में बनाता है? असूत्री विभाजन में। नेक्स्ट, ये जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ, शैवाल इत्यादि में असूत्री विभाजन पाया जाता है। अब आपको असूत्री विभाजन से कोई प्रश्न पूछता है तो ये 3 पॉइंट आप पक्के कर लेना। अब हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन की यदि हम बात करें तो ये जो समसूत्री नाम है ये 1882 ईस्वी में वोल्थर फ्लोमिंग ने दिया था, और माइटोसिस नाम दिया था इसको, समसूत्री विभाजन को। माइटोसिस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है धागे की तरह निर्माण या केंद्र का विभाजन। ये माइटोसिस का अर्थ होता है, ये भी आप याद रखना। इस विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाएं बनाती है। मात्र कोशिका के द्वारा संतति कोशिकाएं बनती हैं। इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। यह एक जटिल प्रक्रम होता है जो 5 अवस्थाओं में संपन्न होता है।
समसूत्री विभाजन के 5 स्टेप होती है जो आपको पक्की याद होने चाहिए। इसके इंग्लिश नाम भी है, हिंदी नाम भी है। पहले इंग्लिश नाम की बात कर लेते हैं। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। आप इंग्लिश में याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। हिंदी में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब हिंदी के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। विश्रामावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो ये 5 अवस्थाएं आप याद रखना, चाहे हिंदी में रखो चाहे इंग्लिश में रखो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी इंग्लिश में याद रखो। ठीक है, एक बार और फिर से इंग्लिश के नाम रिकॉल करा देता हूँ। इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, तो इस तरीके से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। और अब हम ये इन स्टेप्स में क्या होता है इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, फर्स्ट जो स्टेप है जिसको हम इंटरफेस के नाम से जानते हैं। इंटरफेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन के पूर्व प्रत्येक कोशिका विश्रामावस्था में होती है। इस अवस्था में कोशिका जो होती है वो विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। इस दौरान कोशिका वृद्धि होती है और डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। इंटरफेज में क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। क्लियर, बिल्कुल कोशिका तैयारी कर लेती है विभाजन होने की। दूसरी जो स्टेज आती है वो है प्रोफेज। प्रोफेज की यदि हम बात करें तो गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बना देता है। ठीक है, गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों में बट जाते हैं और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। याद रखना, प्रत्येक अर्धभाग को हम क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। द्विगुणित तारकाय विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। इसको चित्र की मदद से हम और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ग्राफिक वाली क्लास भी लेके आऊँगा जिसमें कंप्लीट डिजिटल पीपीटी बना के भी आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार देना होगा। अभी तक मेरे को पता है आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमेशा टेलीग्राम और व्हाट्सएप से अपडेट रहें। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप मेटाफेज के बारे में। इस अवस्था में तर्कुतंतु पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर मध्यावस्था पट्टिका पर ध्रुवों से तर्कुतंतु से जुड़ जाते हैं। ये आप ग्राफिक्स की तरह से ग्राफिक की मदद से बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं एनाफेज के बारे में। एनाफेज में गुणसूत्र बिंदु विखंडित हो जाते हैं, अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ये सारी प्रोसेस होती है एनाफेज में। अब हम बात करते हैं अंतिम अवस्था के बारे में, ये होती है टेलोफेज। टेलोफेज की यदि हम बात करें तो इसमें गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। केंद्रिका, गोल्जिका एवं अंतर्द्रवी जालिका का भी निर्माण होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं, एक कंडीशन आती है इसमें साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है इसके बारे में अपन जान लेते हैं। समसूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में विभाजन होता है। इसको तो हम केंद्रक विभाजन कहते हैं। लेकिन कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका 2 संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है और इसमें कोशिका द्रव्य या साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोशिका का विभाजन। ठीक है, 2 संतति कोशिकाओं का बनना ही क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस। पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है। इसमें तर्कु के बीच छोटी कणिकाएं आपस में संयोजित होकर कोशिका पट्टिका बना लेती है। यह कोशिका पट्टिका के दोनों ओर सेल्यूलोज दीवार बनती है। इससे 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। इसका नामकरण फार्मर तथा मूरे ने 1905 में किया था। यह कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट याद रखें और कुछ और स्टेटमेंट है जो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आई थिंक कोशिका विभाजन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साइंस की क्विज़ आपको कहाँ पर मिलेगी मैंने आपको बता दिया है और जब तक वीडियो अपलोड होगा तब तक क्विज़ भी आ चुकी होगी। जब आप टेलीग्राम विजिट करेंगे या व्हाट्सअप चैनल विजिट करेंगे तब आपको वहाँ पर क्विज़ टेस्ट मिल जाएंगे। क्लियर, आपकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।